क्या KMnO4 अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? देखो, ऐसे केस में आपको रिलेटिव स्टडी करनी चाहिए, तब आप कॉन्फिडेंटली बात सही कह पाएंगे। जरा याद करो, आप अमोनिया को इवन O2 ऑक्सीडाइज कर देता है, बट प्लेटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या बनता है? अमोनिया को O2 ऑक्सीडाइज कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट, NO बनता है। फिर याद करो, अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड भी ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स है, अमोनिया बनती है, सॉरी N2 बनता है। अमोनिया को ब्लीचिंग पाउडर भी ऑक्सीडाइज कर देता है, या ऑक्सीक्लोराइड ऑक्सीडाइज कर देता है। ये सब नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स हैं, नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड NaCO, NaOCl, KMnO4 भी तो नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स है, और इनसे मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट है। तो राधिका ने बिल्कुल ठीक आंसर लिखा है, बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्ट किया है। अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाएगा नाइट्रेट में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आएगी नाइट्रोजन की। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन -3 है, सीधे +5 तक पहुंचेगा, बीच में कहीं रुकने का कोई चांस नहीं। अब जरा प्रिडिक्ट करो Mn का क्या होगा? +7 से कम होगी ऑक्सीडेशन नंबर, Mn रिड्यूस होगा। +4 में आएगा, बिल्कुल ठीक आंसर है, MnO2 में आएगा। साथ ही साथ KOH बनेगा और वाटर बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी तो बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? अब आप लिंक करो कि आपने NH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर दिया, NH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर दिया और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में ले आए। अगर मैं N की जगह Cl ले लूं, N की जगह अगर मैं Cl ले लूं, तो क्या ये ऑक्सीडाइज होगा बाई KMnO4? तो केमिस्ट्री क्या कहती है, जरा याद करो आप। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन,
अगर इनमें कंपेयर करना हो तो NH बॉन्ड, OH बॉन्ड, FH बॉन्ड, इनमें से सबसे आसान ऑक्सीडेशन किसका? कॉमन सेंस लगाओ जरा, सबसे आसान ऑक्सीडेशन किसका? तो आंसर है NH बॉन्ड का। उससे डिफिकल्ट ऑक्सीडेशन OH बॉन्ड का, और उससे डिफिकल्ट ऑक्सीडेशन FH बॉन्ड का। उल्टा है एक्चुअल में। आपको मालूम है कि जो हेलोजेंस होती हैं वो खुद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होती हैं, मालूम है आपको ये बात? हेलोजेंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होती हैं, मतलब रिड्यूस होना चाहती हैं, मतलब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, तो फिर क्या उल्टा सोचो, HF बॉन्ड का ऑक्सीडेशन आसान होगा? फिर उल्टा ये HF में रहना चाहेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए HCl और NH3 में से किसका ऑक्सीडेशन आसान है, तो आप क्या कहेंगे? HCl बॉन्ड का, NH बॉन्ड का। अब जरा पीरियोडिक टेबल में स्कैन करो अपने आप को। पीरियोडिक टेबल में एक है BH बॉन्ड, नेक्स्ट है CH बॉन्ड, नेक्स्ट NH बॉन्ड, नेक्स्ट है OH बॉन्ड, नेक्स्ट FH बॉन्ड। सबसे आसान ऑक्सीडेशन इनमें से किसका होगा? जरा लॉजिकली लिंक करो। इजीएस्ट ऑक्सीडेशन इनमें से किसका होगा? बेटा ये बातें किसी बुक में लिखी नहीं मिलेंगी आपको, ध्यान रहे। तो सीरियसली पढ़ो, बार बार इन आउट नहीं होना। सबसे आसान ऑक्सीडेशन किसका होगा? BH बॉन्ड का। दिस इज द ईज ऑफ ऑक्सीडेशन। और आप याद करो, अब बेसिक नॉलेज को आपने लिखा होगा कि जो डाइबोरेन होता है ना, दैट कैचेज फायर इन एयर, कोई कैटालिस्ट नहीं चाहिए, कोई कैटालिस्ट नहीं चाहिए। क्लियर है आप सबको लॉजिक कैसे कंपेयर करना है? अब जरा प्रिडिक्ट करो या एक्सप्लेन करो, आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों है कि KMnO4 HCl से रिएक्शन करता है तो जो Cl है वो केवल क्लोरीन गैस तक ही जाता है, और KMnO4 जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो नाइट्रेट बनता है सीधे। ये डिफरेंस क्यों ऑक्सीडेशन में? ये -1 से 0 तक ही गया केवल, बट ये -3 से सीधे +5 तक पहुंच गया। ये इसमें ये बन जाना चाहिए ना KClO3, क्यों नहीं बनता KClO3? क्लोरीन की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +5 तक क्यों नहीं जाता ये? रीजन क्लियर है आपको? और आपको मालूम है कि KMnO4 वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है।
कब ऑक्सीडाइज करता है, कंडीशन बता सकते हो, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। वाटर का ऑक्सीडेशन रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा अमोनिया के कंपैरिजन में, बट KMnO4 वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। एनसीईआरटी बुक में पैराग्राफ लिखा है इस पे, KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर पे। इसका आंसर एनसीईआरटी में दिया गया है, पैराग्राफ लिखा है। बताओ वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा KMnO4 किस कंडीशन में? अच्छा मैं हिंट दे देता हूं, कौन से मीडियम में ऑक्सीडाइज करेगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? और हिंट दे देता हूं, एसिडिक मीडियम में। कितने पीएच पे करेगा, ये डाटा तक दिया है एनसीईआरटी में, किस पीएच पे कर देगा ये? डी ब्लॉक में पढ़ लेना, मिल जाएगा। एसिडिक मीडियम में, हाईली एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करेगा ये वाटर को। तो pH इक्वल टू 1 pH अगर है तो वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, O2 में आएगा। और ये समझ ही गए होंगे कि हाईली एसिडिक मीडियम है तो Mn किस फॉर्म में आ गया होगा? Mn+2 में। तो वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाई KMnO4 इन हाईली एसिडिक मीडियम। और CH4 CH बॉन्ड के बारे में आप जानते ही हैं, पूरी ऑर्गेनिक आप पढ़ चुके हैं। आपको मालूम है कि CH4 और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हो जाती है, बस थोड़ा सा स्पार्क देना पड़ता है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन बर्न कर जाते हैं आसानी से। आप पेट्रोल डीजल बर्न करते हो कि नहीं? पेट्रोल और डीजल बर्न होना क्या है? हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन। हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन, CH बॉन्ड टूट रहे हैं, CC बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इसकी जगह बन रहे हैं CO बॉन्ड, OH बॉन्ड। ऑक्सीडेशन ही है हाइड्रोकार्बन का, H22 सॉरी, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है हाइड्रोकार्बन का। तो ये सब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बस आपको एक स्पार्क देना है, इनिशिएट करना है, बस होता रहता है। डाइबोरेन को तो स्पार्क भी नहीं देना, O2 के कांटेक्ट में ले आओ बस। डिफरेंस क्लियर हो गया आपको, कौन रिलेटिवली किस में ऑक्सीडाइज होगा? तो रिडॉक्स की बात चली है तो मैं रिडॉक्स के ही और एग्जांपल लेता हूं, जरा देखो। आपने ये रिएक्शन पढ़ी है, KClO3 कन्वर्ट होता है KCl+O2 में, यू नो दिस। बिल्कुल आसान रिएक्शन है, 9th-10th लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं।
ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ध्यान देना। क्लोरीन का इसमें रिडक्शन हुआ और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ। बट अगर KClO3 को एसिड मीडियम में रिएक्ट करने दिया जाए, ब्रेक होने दिया जाए, तो प्रिडिक्ट करो क्या बनेगा, थोड़ा प्रिडिक्शन करो क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर किया राधिका ने, बिल्कुल ठीक। KClO3 डिस्प्रपोर्शनेट तो होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन तो होगा, पर एसिड मीडियम में क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज होता है और क्लोरीन ही रिड्यूस होता है। क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन होता है और क्लोरीन का ही रिडक्शन होता है। तो ClO3 जब ऑक्सीडाइज होगा तो यही बनेगा, और तो कुछ बन नहीं सकता। +5 से +7 में आ जाएगा। बट इसमें एक स्पेशल बात है, वो ये कि जब ये रिड्यूस होता है ना, तो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनता है। बता सकते हो क्या फॉर्मूला है उसका? क्लोरीन का पैरामैग्नेटिक कंपाउंड विद ऑक्सीजन। तो बनता है ClO2। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। सल्फेट सल्फेट ही रहता है। बैलेंस करने के लिए एक H कम करके इधर ले आओ। तो बैलेंस करना अलग बात है। मुद्दा ये है कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ और क्लोरीन ही रिड्यूस हुआ। अब क्या हर बार क्लोरीन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा? जरा देखो, एक और केस में दे रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान देना, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, NCERT बुक से ही है ये। PbO2 HCl से रिएक्ट करता है, आप जानते हैं क्या बनेगा? अरे आपको मालूम है, शॉर्ट प्रॉब्लम दी गई है NCERT बुक में, क्या बनेगा? PbCl2 + Cl2 + H2O। चलो बैलेंस कर लेंगे, मुद्दा ये नहीं है। मैं आपसे ये प्रॉब्लम नहीं पूछना चाह रहा हूँ, ये तो पब्लिक को पता होती है, NCERT में दी गई है, भीड़ को मालूम है। सॉल्ड एग्जाम्पल है, -1 से 0 में ये ऑक्सीडाइज हो गया। मैं आपसे प्रॉब्लम ये पूछना चाह रहा हूं कि जब PbO2 की रिएक्शन MnCl2 से हो तो क्या होगा? क्या अब भी क्लोरीन गैस आएगी?
क्या अभी भी क्लोरीन गैस आपको मिलेगी? तो आंसर है क्लोरीन गैस नहीं मिलेगी, क्लोरीन गैस नहीं मिलेगी। Mn ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Mn ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सीधे Mn7+ में जाता है, Mn ऑक्सीडाइज हो जाता है। और Pb4+ से रिड्यूस हो जाएगा, PbCl2 में आएगा। बैलेंस कर लेंगे, मुद्दा बैलेंसिंग नहीं है यहाँ पे। काम की चीज क्या है जो आपको नोट करनी चाहिए कि Cl- के साथ HCl में अगर आप देखें तो कैटायन H+ आयन है। क्या H+ आयन को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हो? हाइड्रोजन की हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +1। तो H+ आयन तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, इसीलिए Cl- आयन को ऑक्सीडाइज होना पड़ा और क्लोरीन गैस लिबरेट हुई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आपको, आप एनसीईआरटी में कई जगह यूज कर चुके हैं कि एनायन को कब ऑक्सीडाइज करना, जब कैटायन के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ना हो। एनायन को कब ऑक्सीडाइज करना? जब कैटायन के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ना हो। इसके और एग्जाम्पल अभी मैं देता हूं आपको। अगर मैं कहूं कि HCl की जगह CaCl2 से रिएक्ट कराया PbO2 को, बताओ क्या क्लोरीन गैस आएगी? PbO2 को मैंने KCl से रिएक्ट कराया, क्या क्लोरीन गैस आएगी? PbO2 को मैंने FeCl2 से रिएक्ट कराया, क्या क्लोरीन गैस आएगी? तो आंसर है इसमें क्लोरीन गैस आएगी, इसमें भी क्लोरीन गैस आएगी, इसमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आई Cl2 इसमें? क्योंकि यहाँ पे कैटायन ऑक्सीडाइज हो सकता है, कैल्शियम आयन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये हाईएस्ट +2 में है। K+ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये हाईएस्ट +1 में है। तो यहाँ कैटायन ऑक्सीडाइज होने के चांस नहीं है, कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन, इसलिए क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज होना पड़ा, क्लोरीन गैस लिबरेट हुई।
जरा देखो, इसको मैं लिंक कर रहा हूं पिछले केस से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं KClO3 को हीट करूं तब आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है। तब आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है। और अमोनियम क्लोरेट को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं, अमोनियम क्लोरेट को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती। फिर नाइट्रोजन गैस मिलती है। क्यों मिलती है? Cl माइनस तो बनता ही है, ये रिड्यूस होगा, Cl माइनस बनेगा, बट नाइट्रोजन गैस मिलती है आपको। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ऑक्सीजन गैस आ जाए? तो आप यहां से जो लॉजिक आ रहा है उसको आगे कैरी करिए। मैंने ये कहा कि अगर कैटायन ऑक्सीडाइज हो सकता है तो पहले उसको ऑक्सीडाइज करना, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो फिर एनायन को ऑक्सीडाइज कराना। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एनायन है वो होती है नॉन मेटल। नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन लूज करना है क्या? क्या नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन लूज करना है क्या? नहीं है। इसीलिए पहले हम किसको देखते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन दे, कौन ऑक्सीडाइज हो? कैटायन। और अगर कैटायन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तब किसके बारे में? अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं तो किसके बारे में सोचेंगे फिर? बात समझ में आ रही बेटा कि पहले कैटायन क्यों देखना? अब यहां पे आ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा सारी कहानी क्या है। K+ और Cl5+ में है, ये ठीक है भाई। K+ आयन तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। आपको मालूम है कि पोटेशियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होती है, फिक्स्ड होती है। अब अगर क्लोरीन रिड्यूस हो गया तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? कैटायन तो हो नहीं सकता। कैटायन तो हो नहीं सकता। तो O ऑक्साइड जो O2- ऑक्सीडेशन नंबर है वही ऑक्सीडाइज होगा और 0 में आया। नॉन मेटल O का ऑक्सीडेशन हुआ। अब जरा सेकंड केस में आ जाओ। यहां भी तो क्लोरेट आयन है, यहां O2 क्यों नहीं आया? यहां भी तो क्लोरेट आयन है, यहां भी क्लोराइड एक Cl+5 से -1 में आया, फिर यहां O2 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे जो कैटायन हमने लिया है ना वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। आ गया समझ में सबको? थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको लगेगा कि इनऑर्गेनिक को भी आप लॉजिकली याद रख सकते हैं, ब्लाइंड क्रैमिंग नहीं करना।
आपने बहुत सारे बच्चों से सुना होगा कि इनऑर्गेनिक तो रटना है रटना है, पर आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि नहीं, इसमें भी लॉजिक चलता है। नेक्स्ट देखो, इसी से लिंक्ड बात मैं कर रहा हूं, आप याद करो, आपने एनसीईआरटी में ये पढ़ा है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीट करें तो क्या होगा। क्या इसमें O2 आएगी, या K2Cr2O7 को हीट करें तो इससे O2 आएगी? कौन O2 देगा? नॉन मेटल ऑक्सीजन इनमें से किस केस में ऑक्सीडाइज होगी? इनमें से कोई कौन O2 देगा अगर ये पूछा जाए, तो आप इसको लॉजिकली आंसर कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। ये तो पक्का है कि क्रोमियम आयन को रिड्यूस होना है, क्योंकि क्रोमियम आयन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है। क्रोमियम आयन को तो रिड्यूस होना है। अब ऑक्सीडाइज कौन हो? तो पहले केस में हम सोचेंगे कि कैटायन ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? आंसर है यस, N2 गैस लिबरेट होगी। और सेकंड केस में आप अगर सोचें, सेकंड केस में तो K+ का ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, तो O2 लिबरेट होगी। क्रोमियम आयन रिड्यूस होगा, नो डाउट एट ऑल। दोनों केस में Cr2O3 बनता है, क्रोमियम आयन रिड्यूस होगा, बट यहां नॉन मेटल O ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, N ऑक्सीडाइज हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ, N, यहाँ तो N है ही नहीं। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन और निकाल रहा हूं, ये भी बहुत यूजफुल कंक्लूजन है, कि किस गैस का फॉर्मेशन आसान है, N2 गैस का फॉर्मेशन आसान है या O2 गैस का? इजियर फॉर्मेशन किसका? N2 का। इजियर फॉर्मेशन N2 का। आप ऐसे थर्मोडायनेमिकली भी लिंक कर सकते हो कि N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी O डबल बॉन्ड O से। N2 molecule is much more stable than O2 thermodynamically। तो जरा सोचो, अपने सराउंडिंग में जो एयर है ना, एयर में 78% N2 है और अप्रोक्सीमेटली 22% O2। अगर बाकी गैसेस नेग्लिजिबल मान लें, कोई आपसे ये पूछे, एक साइंस के स्टूडेंट से ये पूछे कि एयर में 78% N2 क्यों है, 22% O2 के उल्टा क्यों नहीं हो गया, जबकि O2 हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है। तो देखो, कई बातें हैं, अगर बायोलॉजी के थ्रू सोचें तो कुछ बहुत बातें निकल के आती हैं, वो भी करेक्ट है। केमिस्ट्री के थ्रू सोचें तो वो ये है कि N2 ज्यादा स्टेबल है O2 से।
N2 लेस रिएक्टिव है O2 से, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो O2 रिएक्ट कर गया होगा, कम O2 बचा, N2 रिएक्ट नहीं कर पाया इसलिए ज्यादा बच गया एयर में। बट अगर बायोलॉजिकली सोचें तो आपको समझ में आएगा कि N2 के इन्वायरमेंट में फूड फूड रॉटन नहीं होता, खराब नहीं होता। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस फिल की जाती है जिससे चिप्स खराब ना हो? मतलब बिल्कुल साफ है कि N2 के एटमॉस्फेयर में फूड आइटम्स खराब नहीं होंगे, कुड बी स्टोर्ड। O2 के एनवायरमेंट में तो स्टोर कर नहीं सकते उनको, ज्यादा जल्दी खराब हो जाएंगे, इसको कहते हैं रैंसिड होना, फूड आइटम्स रैंसिड हो जाएंगे। एक तो बायोलॉजिकल रीजन ये है। दूसरा बायोलॉजिकल रीजन क्या है एयर में N2 ज्यादा होने का? कोई बायो का बच्चा हो तो बताए मुझे, जो समझता हो ठीक से कि एयर में N2 ज्यादा क्यों है, O2 कम क्यों है। बायोलॉजिकल रीजन, केमिकल नहीं। हालांकि केमिस्ट्री बायो दोनों लिंक्ड हैं, इसलिए इनको लाइफ साइंस कहते हैं। बोलो। तो आप जब एयर इनहेल करते हो, जब आप एयर इनहेल करते हो तो आप अगर बताएं मुझे कि ब्लड में कौन सी गैस ज्यादा डिजॉल्व होगी, N2 ज्यादा डिजॉल्व होगी या O2? नेचुरल है N2 ज्यादा डिजॉल्व होगी क्योंकि उसका परसेंट ज्यादा है। हेनरी लॉ याद करो, हेनरी लॉ। और N2 गैस तो इनर्ट गैस है, इसलिए हमारी बॉडी में कहीं भी जाएगी रिएक्ट नहीं करेगी। जरा इसका उल्टा सोचो, ऑक्सीजन का परसेंट बढ़ जाए, N2 कम हो जाए, तो ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच गई। और ऑक्सीजन मोर सॉल्युबल है, तो अगर उल्टा कर दें, सेम रेशियो को उल्टा कर दें इसको, तो O2 तो बहुत ज्यादा डिजॉल्व होगी एज कंपेयर टू N2 अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ? हाँ बिल्कुल ठीक, बीमारी का नाम लिखा है हाइपरऑक्सिया, कुछ लिंक लगता है इससे। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गई, हाइपर। पॉइंट ये है सीधा सा, केमिस्ट्री के थ्रू बात करें, वापस रेडॉक्स पे आ रहा हूं मैं। N2 का फॉर्मेशन आसान है O2 से। पहले आपको कैटायन का ऑक्सीडेशन सोचना है। अगर कैटायन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो फिर नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन सोचना है। तो ऑक्सो एनायन में बात करें तो जो ऑक्साइड आयन है उसके
ऑक्सीजन एटम, ऑक्साइड आयन तो नहीं है, पर ओ एटम के ऑक्सीडेशन के बारे में सोचेंगे। अगर कैटायन ऑक्सीडाइज ना हो पाए तब, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो मैं बात कर रहा हूं रिडॉक्स रिएक्शन की। आज मैं आपको एक और नई चीज बताता हूं, अगर रिडॉक्स की ही बात चली है। आप लिखो, रिडॉक्स के डिसीजन के लिए एक डायग्राम भी बनता है जिसको कहते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम। फ्रॉस्ट डायग्राम, ये जो फ्रॉस्ट डायग्राम है आपको मैंने रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर का टॉपिक है, बट आप इसका यूज कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के प्रोडक्ट डिसाइड करने में। रिडॉक्स रिएक्शन के प्रोडक्ट डिसाइड करने में इसका आप यूज कर सकते हैं। ये यूजफुल है, काम का है, बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, फ्रॉस्ट डायग्राम क्या है। सेल पोटेंशियल्स के साथ, सेल पोटेंशियल्स के साथ सेल पोटेंशियल्स के साथ रिडॉक्स रिएक्शंस को लिंक करना, समझना। वैसे आपको मालूम है कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो कुछ भी आपने थ्योरेटिकली सुना, थ्योरेटिकली इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सेल पोटेंशियल, अकॉर्डिंगली लिंक हो जाएगा। तो सेल पोटेंशियल आपको याद नहीं करने, वो प्रॉब्लम में डाटा आपको दिए जाएंगे, प्रॉब्लम में डाटा आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसको देख के कुछ एक्सप्लेनेशंस आप निकालेंगे, उसका यूज करेंगे। फ्रॉस्ट डायग्राम आपको बनाना नहीं है। अगर जेई एडवांस में प्रॉब्लम आई तो फ्रॉस्ट डायग्राम आपको बना हुआ दिया जाएगा, सीधे रेडीमेड देंगे आपको, उसका यूज करना आपको, ठीक है। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं, पहले मैं डाटा देख लूं, अभी देता हूं, 2 मिनट रुक पे। मेरी साउंड आ रही है सभी को? ओके, लिखो, प्रॉब्लम लिखो। देखो, ये मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको, एक दिया गया है इसमें, O2 कन्वर्ट होगा H2O2 में, इसका पोटेंशियल है इस रिएक्शन का +0.70। फिर ये H2O में अगर यहां से जाता है तो ये है 1.76 वोल्ट, और O2 से सीधे H2O में जाए ये है +1.23। अब इससे आपको क्या करना है, देखो एक तो ऐसे प्रॉब्लम आए रिडॉक्स डाटा के साथ, अब आपको क्या बताना है कि ये जो तीन केमिकल है O2, H2O2 एंड H2O, बताओ थर्मोडायनेमिकली लीस्ट स्टेबल कौन?
which is least stable thermodynamically. तो ये तो आपको वैसे थ्योरेटिकली मालूम है कि इन तीनों में लीस्ट स्टेबल है H2O2. H2O2 is least stable substance. अब ये सेल पोटेंशियल से जस्टिफाई करना है, सेल पोटेंशियल से आपको जस्टिफाई करना है। कर सकते हो जस्टिफाई? बोलो। देखो, ये जो पोटेंशियल्स गिवन है ना बेटा 0.7 और प्लस 1.76, ये तो हाफ रिएक्शन के पोटेंशियल्स हैं, ये कंप्लीट रिडॉक्स के पोटेंशियल्स नहीं हैं। तो इसलिए सीधे इस डाटा को देख के आप स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो हाफ रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, हाफ रिएक्शन के पोटेंशियल्स हैं। और H2O2 अगर डिकम्पोज होता है तो आपको मालूम है किस में कन्वर्ट होता है। आपको ये पता है ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन तो होता नहीं है, ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन नहीं होता, होगी तो कंप्लीट रिडॉक्स। तो हाफ रिएक्शन के पोटेंशियल देख के सीधे स्टेबिलिटी नहीं बता सकते, क्योंकि वो सब कनेक्टेड है, एक दूसरे के कांटेक्ट में। मतलब O2 H2O2 और H2O रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड आपको सेट करने हैं, तो ये रिएक्शन होती है। इसका सेल पोटेंशियल आप निकालेंगे, आप पाएंगे मोस्ट पॉजिटिव आएगा इस रिडॉक्स का। इससे पता लग जाएगा कि H2O2 थर्मोडायनेमिकली लीस्ट स्टेबल है। अब इस जो ये पोटेंशियल्स गिवन है ना, इनके डायग्राम हम बना दें तो उसका नाम है फ्रॉस्ट डायग्राम। फ्रॉस्ट डायग्राम। इस एक्सिस पे ऑक्सीडेशन नंबर और इस एक्सिस पे हाफ सेल के पोटेंशियल्स। इसी पे आपको जो डाटा दिए गए ना, सेल पोटेंशियल या ई सेल लिख दो, हाफ सेल भी कंप्लीट सेल भी, दोनों इसी पे रीड करना है, दोनों इसी पर रीड करना है आपको। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ऐसे इसका ग्राफ बनता है। मैं प्रॉब्लम देख के लिख रहा हूं,
एक ये भी प्रॉब्लम सेट हो सकता है, ये यहाँ पे H2O, ये आपको गिवन होगा, आपको ये बनाना नहीं है, ये आपके सिलेबस से बाहर है ग्राफ बनाना, बना तो सकते हो पर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। इसका यूज करना सीखो, अगर ये प्रॉब्लम इस तरह से ग्राफ फॉर्म में आई तो यूज कैसे करना। ये आपको दिया गया है, ये है सेल पोटेंशियल, और यहां कहीं पे है 0 समथिंग एयर, इसके नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, इधर -1 और ऊपर +1। ये ग्राफ के डाटा आपके पास है। इसको देख के आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से डिस्प्रपोर्शनेशन किसका होगा, H2O का, H2O2 का या O2 का, इनमें से डिस्प्रपोर्शनेशन किसका होगा। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है या बॉटम पे है या जो टॉप पे है, उनके तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो नहीं सकते। डिस्प्रपोर्शनेशन कौन से केमिकल का होगा, जो बीच में लाई कर रहे हैं। बीच में कौन लाई कर रहा है इस केस में, H2O2, तो डिस्प्रपोर्शनेशन H2O2 का होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन H2O2 का होगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, दो ही टाइप हैं बस, एक दो ही याद रखना है, मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, और डिस्प्रपोर्शनेशन किसका होगा। मोस्ट स्टेबल पूछें तो आप समझ गए होंगे कौन होगा इनमें से मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन होगा, H2O या O2। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा रिलीवेंट सेट करना पड़ेगा। O2 तो एक सिंपल मॉलिक्यूल है जिसमें लाइक एटम है, और ये कंबाइंड स्टेट है, ये रिएक्शन से बनता है। ठीक है, तो जो इस बॉटम पे दिखती है कंबाइंड स्टेट, दैट विल बी मोस्ट स्टेबल। और अगर कोई कंबाइंड स्टेट टॉप पे दिखती है तो वो लीस्ट स्टेबल होगी। वो लीस्ट नहीं, सॉरी, इंटरमीडिएट। और लीस्ट तो डिसाइड करना पड़ेगा, कहीं जो बीच में ग्राफ में है वो डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा, ओनली हाफ से डिसाइड नहीं होगा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों देखना पड़ेगा। तो बीच वाला डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, बॉटम वाला मोस्ट स्टेबल होगा। एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। KMnO4 की प्रॉब्लम देता हूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी है। KMnO4,
ये आपको प्रॉब्लम दी गई है। ई सेल और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, ये है Mn, ये है Mn2+, यहाँ पे और इसके बीच में ये Mn3+, ये MnO2, this is MnO4 2-, and this is MnO4-। तो ये सेल पोटेंशियल और करस्पॉन्डिंग Mn की डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। एक्स एक्सिस पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको रीड करना है। तो ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो साफ सिंपल बात है। तो एक्स एक्सिस पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर रीड करना है, +6, ये +7। तो अब अगर आपसे पूछें कि इनमें से डिस्प्रपोर्शनेशन कौन कौन करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन कौन कौन करेगा, तो आंसर होगा MnO4-2-, MnO2, Mn3+ एंड Mn2+ एज वेल। इन सब का डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। बट इनमें भी अगर रिलेटिवली देखें तो Mn2+ से सबसे कम चांसेस होंगे इसके, वो पीएच डिसाइड करेगा मीडियम का। बट MnO4 2-, MnO2 एंड Mn3+ इजिली डिस्प्रपोर्शनेट होंगे। समझ में आ गया? ये जो ग्राफ बना हुआ है ये चेंज हो जाता है मीडियम के पीएच बदलने से। तो ये ग्राफ मैंने बनाया है एसिड मीडियम में। KMnO4 एक्चुअल में पीएच सेंसिटिव होता है, तो दिस इज इन एसिड मीडियम। तो बताओ एसिड मीडियम में Mn की सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी? तो एसिड मीडियम में सबसे ज्यादा स्टेबल जो बिल्कुल बॉटम पे दिखेगा आपको, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल। एसिड मीडियम में सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। ये बदल जाएगा ग्राफ, ध्यान रखना, मीडियम चेंज होने से। ये ग्राफ पीएच डिपेंडेंट होता है। ठीक है, दूसरा ध्यान दें, Mn स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है या Mn2+? आप बताओ मुझे, Mn और Mn2+ में स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन? ग्राफ देख के बताओ। मतलब Mn से Mn2+ ऑक्सीडेशन आसान है या Mn2+ से Mn4+? इस ग्राफ को देख के बताओ। कंडीशंस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी, ध्यान रखना।
पीएच अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अगर Mn को +4 में ले जाना है तो एल्कलाइन मीडियम करना पड़ेगा, बट वो डिफरेंट चीज है। ग्राफ देख के बताओ आप कि Mn से Mn2+ कन्वर्जन आसान है या Mn से Mn2+ से 4+, या ये कहें कि Mn और Mn2+ में मोर रिड्यूसिंग एजेंट कौन? तो सीधा है, ध्यान दो। अगर आप नीचे की ओर आते हैं तो समझिए कि प्रोसेस डिफिकल्ट हो रहा है, आप नीचे की ओर आते हैं तो समझिए प्रोसेस डिफिकल्ट हो रहा है, यू आर गोइंग टुवर्ड्स मोर नेगेटिव वैल्यू, तो ये रिलेटिवली ये ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है थर्मोडायनेमिकली। Mn2+ से Mn4+ कन्वर्जन आसान है, यू आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल। तो Mn2+ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा Mn से। अकॉर्डिंगली मीडियम का पीएच आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बस। तो ग्राफ ये बता रहा है कि आप ऑक्सीडाइज करें और वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है, Mn2+ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास इस ग्राफ से आपको हिंट मिलेगी, इससे ज्यादा भी एप्लीकेशन नहीं है इवन जेई एडवांस लेवल में भी। ठीक है, तो चलो मैं अभी आपका ज्यादा